प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक के बेंगलुरु में मेगा रोड शो। 26 किलोमीटर लंबे रोड शो में पुष्प वर्षा कर पीएम का किया जोरदार अभिवादन। पीएम ने बादामी में चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों के दिग्गज प्रचार के लिए मैदान में उतरे। अमित शाह ने बेलगावी और थानी में जनसभा को किया संबोधित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिकबल्लापुर में किया रोड शो। राहुल गांधी ने बेलगावी में जनसभा को किया संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी में आर्मी बेस कैंप में जवानों से की बातचीत। सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। बारामूला में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। राजौरी में कल हुई मुठभेड़ में शहीद 5 जवानों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक। उनकी पत्नी क्वीन कंसोर्ट कैमिला को लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में पहनाया गया ताज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्याभिषेक समारोह में शामिल। भारत की स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने नए सत्र का किया शानदार आगाज। दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर जेवलिन फेंक कर हासिल किया पहला स्थान। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमतिया की। लेंगे समाचार विस्तार से। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार अभियान में पूरे जोर शोर के साथ जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया। इस दौरान हजारों लोगों ने रोड के दोनों ओर खड़े होकर पीएम का जोरदार अभिवादन किया। प्रधानमंत्री पर रोड शो के दौरान पुष्प वर्षा भी होती रही। पीएम के रोड शो के रास्ते में कई नजारे नजर आए। जहां लोग उत्साह से भरे नजर आए तो वहीं बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के विवाद के बीच एक व्यक्ति भगवान हनुमान के वेश में दिखा। बेंगलुरु के सड़कों पर लगभग गणतंत्र दिवस का माहौल यहां पर देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखने की कोशिश की। काफी युवा, काफी छात्र भारी मात्रा में यहां पर पहुंचे। आईटी क्राउड यहां पर पहुंचा। अमेजिंग, वेरी प्लेजर टू सी हिम। What do you have to say? Same, so exciting to see him. This is the first time I saw Modi. Very excited. He's a very charming person. I'm so happy to see him. Nice to see him. It was amazing and it was my first time being in any of the road show. And to be honest, I felt that political parties paid for people to gather here. Yeah. But when I went inside the crowd, it was all, engineers and not paid for. And I was surprised to see people, elderly people, young people all cheering for Modi. So it's a good and we have a great leader. कई युवा जो है यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तमाम लोग प्रधानमंत्री के इस काफिले में शामिल थे और अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। How was it first time you were so closely watching the Prime Minister? It was nice. And we are proud about it. We had a good experience seeing him. Biggest festival of India is democracy, I can say. So we are expecting a huge majority for BJP. See, we have not seen anything like this before. First time we are seeing such a huge, and that too Jayanagar is a sophisticated area. Usually people don't come for such crowds. And first time I have been standing here for so long, for 2 hours I have been standing. And I am so happy. I know that BJP will win with majority.
प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के बदामी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि उन्होंने भाजपा के पक्ष में जो जन सैलाब देखा है, उसके बाद वो कह सकते हैं कि कर्नाटक का यह चुनाव बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को चुनावी हथियार बना रही है। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है और इसलिए कोने से आवाज आ रही है, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 85% कमीशन की बात स्वयं स्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार गरीब के लिए अगर दिल्ली से 100 पैसा भेजती है, 1 रुपया भेजती है, अगर 100 पैसे भेजती है तो सिर्फ 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद से बोला था कि 85% बीच में ही कोई लूट लेता है। भाइयों बहनों, ये कौन सा पंजा है जो 1 रुपये में से 85 खा जाता है? यही कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेलगावी में रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अमित शाह ने बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर साल 10,000 रुपए किसानों के खाते में डाल रही है। अमित शाह का और भी कई जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारी डबल इंजन सरकार हर साल 10,000 रुपया किसानों के अकाउंट में डाल रही है। अब तक 15,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में डालने का काम ये डबल इंजन सरकार ने कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अथाने विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार केंद्र में थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, गोवा में भी थी और कर्नाटक में भी सिद्धरामैया की सरकार थी, मगर आपने महंगाई का सवाल हल नहीं किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चिक्काबल्लापुर में रोड शो किया। रोड शो में अपने लोकप्रिय नेता पर फूल बरसाकर सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने अभिवादन किया। दूसरी तरफ अन्य दलों के नेताओं ने भी प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी ने बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में 5 वादे पूरे किए जाएंगे। जनता दल सेक्युलर के लिए पार्टी प्रमुख एचडी देवेगौड़ा हासन जिले में अरासीकेरे, बेल्लूर और सकलेशपुरा में प्रचार करेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में स्टार प्रचारक हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दक्षिण कन्नड़ के पुत्तूर में रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जालंधर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रचार किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी के उम्मीदवार इंद्र इकबाल सिंह अटवाल के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन किया। पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया समेत पार्टी के कई अन्य नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रचार अभियान में अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रही है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। वो राम को काल्पनिक भी बता सकते हैं। भगवान राम के जो रामलला का मंदिर बनना था उसमें भी अवरोध पैदा कर सकते हैं। वो राम सेतु पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। बजरंग बली पर भी कांग्रेस के जो बयान आए वो इतने शर्मनाक थे। अगर कांग्रेस इतनी हिंदू विरोधी है। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू के राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने आर्मी बेस कैंप में जवानों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री ने राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। यहां आतंकवादियों ने अक्टूबर 2021 से अब तक 8 हमलों में 26 सैनिकों सहित 35 लोगों की हत्या कर दी। कल आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान 5 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले रक्षा मंत्री जम्मू पहुंचे। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे वहां मौजूद रहे। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले से ही ग्राउंड जीरो पर हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा कर्मियों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। तलाशी अभियान जारी है। हमें जो है एक रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि करहामा गांव जो है कुंजर पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन सीआरपीएफ की जॉइंट पार्टीज ने इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। इस मसले में हमने एफआईआर रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में कल सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। शहीद हुए जवानों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज मसूरभंज जिले के बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंज देव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह में 90 छात्रों को पीएचडी, 34 को स्वर्ण पदक, 7 को डीलिट और 1 को डेजी की उपाधि प्रदान की गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज विद्या भारती पंजाब द्वारा जालंधर के विद्याधाम में आयोजित एक विचार गोष्ठी में भाग लिया। गोष्ठी का विषय पंजाब कल, आज और कल है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 950 करोड़ रुपए यहां भेजे, लेकिन आज तक राज्य में पहले जैसी ही बदहाली है। पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी ने जनता के टैक्स के रुपयों का दुरुपयोग किया है। आज जनता आपका सच जान गई है। जी ने 950 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे, सड़कें सुंदर करने के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, बाकी खर्चे के लिए। और पहले कांग्रेस ने लूटा, अब आम आदमी पार्टी ने लूटा। 15 किलोमीटर दूर जाओ, आदमपुर शुरू हो जाएगा। पिलर खड़े मुझे देखते 5 साल से ऊपर हो गए, बीच सड़क के खड़े। 1000 करोड़ रुपए हमने मंजूर किया, 500 करोड़ पहले दे दिया। जमीन अधिग्रहण करके राज्य की सरकार नहीं देती है। क्या लैंड एक्विजिशन के लिए कोई बाहर से आएगा? राज्य की सरकार को करना है। अगर सेट ऑफ ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कैसे चला पाओगे? इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये बड़ा चिंता का विषय है। अगर हम अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे तो आपको गंभीर समस्याएं आने वाली है। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दुनिया में मौत का कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस को लेकर अब एक बड़ी राहत भरी खबर है। WHO ने कोविड को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोविड-19 अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कभी खत्म न होने वाले लॉकडाउन, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में गिरावट और कम से कम 70 लाख लोगों की जान लेने वाली ये महामारी अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वतंत्र आपातकालीन समिति ने कोविड मामले पर अपनी 15वीं बैठक में इस बात पर मुहर लगाई कि अब ये बीमारी उतनी खतरनाक नहीं रही। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब वैश्विक स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं रह गई। कुछ देशों में इस महामारी के मामले बढ़ने को लेकर WHO ने कहा कि भले ही आपातकाल का दौर खत्म हो गया, लेकिन इसका वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अभी हर सप्ताह हजारों लोग वायरस के कारण मौत का शिकार हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार 30 जनवरी 2020 को कोरोना को अंतर्राष्ट्रीय महामारी घोषित किया था। तब तक इसे कोविड-19 नाम नहीं दिया गया था और चीन में भी इससे भारी तबाही हुई थी। 3 साल से भी अधिक समय के दौरान इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में 76.4 करोड़ लोग संक्रमित हुए और करीब 5 अरब लोगों ने कोरोना टीकाकरण करवाया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने ईडी को 8 मई तक सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव में सप्लीमेंट्री चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी फाइल करने के लिए भी कहा है। मणिपुर के इम्फाल में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग जारी है। मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच जो हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स के 55 कॉलम को तैनात किया गया है। नगा और कुकी आदिवासियों द्वारा आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद बुधवार को हिंसा भड़क गई थी। राज्य में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए सेना ने अब तक 9000 से अधिक लोगों को सुरक्षा बलों ने हिंसा प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई उसके लिए भारत सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब दो समुदाय के बीच में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बहुत दुख होता है। हम अपने समाज को शांति से ही आगे ले जा सकते हैं। मणिपुर में अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ वायलेंस हुए हैं उसके लिए भारत सरकार और पर्टिकुलरली गृह मंत्रालय के तरफ से जो भी कदम उठाना है वो तो उठाया जा रहा है। हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही देश के हैं। मणिपुर के तो चाहे मैते हो चाहे कुकी हो, एक ही राज्य के तो हैं। मिलजुल करके रहना चाहिए। थोड़ा सा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भी बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। मैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आता हूँ, वहाँ का एक सीनियर मेंबर होने के नाते भारत सरकार में नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, सीनियर मंत्री हैं, तो मैं इस नाते अपील करता हूँ कि बिल्कुल शांति आना चाहिए। और जो होम मिनिस्ट्री के गाइडेंस में जैसे शांति बहाल करने के लिए जो फोर्सेस का तैनात किया गया है, बाकी अरेंजमेंट किया गया है, उसको सब उसको समर्थन करें, योगदान करें। मणिपुर में हुई हाल ही की घटना के बाद अब नीट 2023 की परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए स्थगित कर दी गई है जिन्हें मणिपुर में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए थे। उनकी परीक्षा बाद की तारीख में आयोजित की जाएगी। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पत्र लिखकर मणिपुर की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने की संभावना का पता लगाने का अनुरोध किया। महाराष्ट्र में पुणे के वाघोली इलाके में एक सजावट सामग्री के गोदाम में आग लग गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय की आज ताजपोशी हो गई। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में औपचारिक तौर पर चार्ल्स तृतीय का आज राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक समारोह में दुनिया भर से मेहमान जुटे हैं। किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक के लिए करीब 2000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। महाराजा चार्ल्स तृतीय को सेंट एडवर्ड का मुकुट पहनाया गया, जबकि महारानी कैमिला को भव्य आयोजन में महारानी मैरी का मुकुट पहनाया गया। चार्ल्स तृतीय के परदादा महाराजा जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक समारोह के 112 साल बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महाराजा जॉर्ज पंचम एकमात्र ब्रिटिश राजा थे जो बाद में दिल्ली में अपने राज्याभिषेक दरबार में शामिल होने के लिए भारत आए थे। May thy servant Camilla, who wears अमेरिका मैक्सिको सीमा को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका जल्द ही एक नए नियम को अंतिम रूप देगा। होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी ने कहा है कि इस नियम के मुताबिक अमेरिका मैक्सिको सीमा से प्रवासियों का प्रवेश अवैध माना जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका प्रशासनिक सहायता के लिए 1500 सैनिकों की भी तैनाती करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई अप्रवासन नीति के कारण अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को दंडित करने और निर्वासित करने की भी योजना बना रहा है। ब्राजील में जंगलों की कटाई पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। वनों की कटाई पर रोक लगाने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने समर्थन का हाथ आगे बढ़ाया है। ऋषि सुनक ने कहा कि वे अमेजन नामक पहल में अपना योगदान देंगे। ऋषि सुनक ने ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात करके पर्यावरण संरक्षण में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। अमेजन फंड का उद्देश्य वनों के संरक्षण पर जोर देना है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऋण सीमा बिल पर मतदान करने से इनकार करने के लिए रिपब्लिकन की आलोचना की है। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी लोगों के भविष्य के बारे में हमारी दृष्टि पर चर्चा होनी चाहिए। व्हाइट हाउस के अनुसार ऋण सीमा बिल से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार अपने मौजूदा कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए उधार लेने के लिए अधिकृत है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा लाभ, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज और अन्य भुगतान शामिल हैं। अफ्रीकी देश कांगो में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 200 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों घर बह गए हैं। इसके अलावा आसपास के बाजार में कई दुकानें बाढ़ में बह गई। दक्षिण किवू प्रांत के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। स्थानीय प्रशासन के अनुसार भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज ने दोहा डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल करने में सफलता पाई। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिट होने के बाद शानदार तरीके से अपने नए सत्र की शुरुआत की। दोहा डायमंड लीग में नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में जैवलिन को 88.67 मीटर दूर फेंककर सभी को पीछे छोड़ दिया। इस मुकाबले में चेक गणराज्य के जैकब वॉडलिज 88.63 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 85.88 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहने में कामयाब रहे। नीरज पिछले साल हुई दोहा डायमंड लीग में फिट न होने की वजह से हिस्सा नहीं ले सके थे। वहीं 2022 में ज्यूरिख में हुए डायमंड लीग के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की। वो डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने थे। इंडिया डेफ टीम ने आईडीसीए ट्राई नेशन सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में इंडिया डेफ टीम ने बांग्लादेश को 166 रन से शिकस्त दी। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया डेफ की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 293 रन बनाए। 294 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश डेफ की टीम 25 ओवरों में 166 रनों पर ऑल आउट हो गई और मैच हार गई। भारत के साई आकाश को मैन ऑफ द मैच चुना गया। जीत के बाद इंडिया डेफ टीम के कोच देवदत्त और गेंदबाजी कोच विनोद कुमार माटा ने जीत पर खुशी जाहिर करते हुए इसे टीम के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।